हो सकता है आपने पहली बार यहाँ पहाड़ों में होने वाले भूधसाव के बारे में पिछले साल जोशीमठ में घटित आपदा की बात सुना हो। उस घटना को मीडिया ने इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया था कि भूधसाव के बारे में हर कोई जानने लगा था। कई लोगों को तो ये भी लगने लगा था कि हिमालयी क्षेत्र किसी नई आपदा से प्रभावित होने लगा है, और कईयों ने तो इसे जलवायु परिवर्तन और बढ़ रहे तापमान से जोड़कर कोरिलेट करना, विश्लेषण करना भी शुरू कर दिया था। परंतु भूधसाव कोई नई घटना नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। अब काली घाटी में जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसके समीप गर्ब्यांग गांव है, जो कि वाप डिपॉजिट्स के ऊपर बसा हुआ है। वाप डिपॉजिट्स मतलब पुराने समय में वहां पर एक लेक हुआ करती थी, झील हुआ करती थी। शिलालेख के पास भूस्खलन के कारण या अन्य कारणों से काली नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था और वहां पर एक झील थी। जाड़ों में वो झील जम जाया करती थी और उसका जो संपर्क है बाहरी वातावरण है उससे कट जाता था। तो जाड़े में अलग तरह के अवसाद जमा होते थे, अलग तरह के सेडिमेंट जमा होते थे, और गर्मियों में अलग तरह के, जब नदी अपने साथ बहा के मटेरियल लाती थी तो वहां पे क्ले, सिल्ट और इनकार्टनेशन बैंड्स हैं, और इसमें जो जमा अवसाद है उससे पैलियो क्लाइमेट या विगत की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उसके बारे में पता चलता है। तो कई वैज्ञानिकों ने वहां पर अपना शोध किया है जो क्लाइमेट के बारे में है, और वहां पर इन सेडिमेंट्स को, जो लैकेस्ट्रीन सेडिमेंट्स हैं जिसे हम वार्प डिपॉजिट्स कहते हैं जियोलॉजी में, उसको काली नदी नीचे से काट रही है और पूरा का पूरा गांव, और ध्यान रहे ये गांव एक समय बहुत ही प्रॉस्परस इस इलाके का गांव था, क्योंकि ये जो गांव था ये पूरा जो तिब्बत के साथ ट्रेड होता था उसे कंट्रोल किया करता था। और यहाँ पर कई बहुमंजिला इमारतें थी जो कि अब काफी डिपेलिएटेड स्टेट में है, क्षतिग्रस्त हो गई हैं भूधसाव के कारण। इसी तरह समीप में पिथौरागढ़ में ही गोरीगंगा वैली में उमली भंडारी गांव है, तल्ला झूमर है, जो कि भूधसाव की समस्या झेल रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि ये सब केवल कुमाऊं में हो रहा है। यहाँ उत्तरकाशी में जलकुर घाटी में बागी गांव है जो लंबे समय से भूधसाव की समस्या झेल रहा है। तो भूधसाव कोई नई समस्या नहीं है, हिमालयी क्षेत्र में भूधसाव होता रहा है। अब भूधसाव और भूस्खलन, आप सोच रहे होंगे इन दोनों में समानताएं हैं, एक ही है या अलग अलग है। अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो भूस्खलन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन मटेरियल का ढाल पर खिसकना है, डाउनस्लोप मूवमेंट ऑफ मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब भूस्खलन हो या भूधसाव, दोनों में ही जो मटेरियल है वो नीचे की ओर खिसक रहा है। एक में ढाल की दिशा में खिसक रहा है, एक में वर्टिकली नीचे की ओर। तो भूधसाव का मतलब जमीन का धंसना, और इसमें जमीन वर्टिकली नीचे धंस रही है। और अगर जमीन वर्टिकली नीचे धंसती है तो इसके लिए आपको नीचे जमीन में कुछ ऐसी खाली स्पेस चाहिए, खाली जगह चाहिए, जिसकी वजह से ऊपर का मटेरियल ग्रेविटी की वजह से नीचे धंस जाए। और ऐसा कई कारणों से हो सकता है। जमीन के अंदर भूमिगत जल के बहुत ज्यादा दोहन के कारण प्लेन्स में भी कई इलाके ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे धंस रहे हैं, और इस बारे में आप देखेंगे तो विश्व भर के कई शहर बड़ी तेजी से धंस रहे हैं, और उसका मुख्य कारण भूमिगत जल का दोहन है। हम बात जोशीमठ की कर रहे थे। अब भूधसाव जोशीमठ में हो या अन्य किसी जगह में, उसको ठीक से समझने के लिए पहाड़ों में बसावट के प्रारूप को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह कहां पर लोग बसा करते थे। बसने के लिए लोगों को दो चीज सर्वथा जरूरी थी, सबसे ज्यादा जरूरी थी। सबसे पहले पानी की उपलब्धता, और दूसरा खेती बाड़ी के लिए जमीन का होना। वैसे जमीन की बात करें तो जो पहाड़ों में बड़ी नदियां हैं, विशेष रूप से वो नदियां जो ग्लेशियर से निकल रही हैं, अपने साथ काट कर बहुत सारा मटेरियल लाती हैं। और जैसा कि नदी करती है, नदी सामान्यतः दो काम रेगुलरली और निरंतरता में करती है। एक, अपने तट को काटना और कटे हुए मटेरियल को बहा कर ले जाना, और बहा कर ले जाने की प्रक्रिया में उस मटेरियल को तोड़ती है, फोड़ती है, विखंडित करती है, और छोटे छोटे सिल्ट, क्ले, सैंड इनमें तब्दील कर देती है। और इस मटेरियल को ऐसे स्थानों पर, जब भी प्लेन्स वाला इलाका आता है या ऐसे इलाके जहां पर इसकी वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होने का मतलब इसकी बहा के ले जाने की क्षमता कम होती है,
तो उपयुक्त स्थानों पर ये उस मटेरियल को जमा कर देती है। तो ऐसी नदियों के किनारे नेचुरली टेरेसेस बनाती है नदियां टेरेसेस बनाती है और इन टेरेसेस पे खेती की जाती थी। परंतु यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इन टेरेसेस के आसपास पीने योग्य पानी नहीं होता। जो ये ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं, इनका पानी विशेष रूप से गर्मियों में पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों में जो ज्यादातर कटान होता है या ज्यादातर इरोजन होता है इस कैचमेंट पे, वो ग्लेशियर के कारण होता है। और गर्मियों में जब ग्लेशियर मेल्ट करता है तो बहुत ज्यादा अवसाद या और बहुत ज्यादा सेडिमेंट इस पानी के साथ आता है। इस पे सिल्ट बहुत ज्यादा रहती है। इस सिल्ट लोड की वजह से पानी पीने योग्य नहीं होता है। और वैसे भी पहाड़ों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि ये पानी ढाल पर बहुत तेजी से बह जाता है और थोड़ी देर के बाद किसी काम का नहीं रहता है। और अगर पानी की बात करें तो उसे जमा करने के लिए, वो प्लेन्स हो या पहाड़ हो, आपको पोरस मटेरियल चाहिए। ऐसा मटेरियल जिसमें बहुत ज्यादा पोर स्पेसेस हो, जहां वो पानी को स्टोर कर पाए। और ये जो पोरस मटेरियल है, इसके नीचे आपको एक इम्परवियस लेयर चाहिए। ऐसी लेयर जो पानी को नीचे न जाने दे। वो क्ले की हो सकती है। और इस तरह हमारे जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं वो पैदा होते हैं। अब पहाड़ में प्लेन्स की तरह परमानेंट वाटर टेबल तो होती नहीं है कि कहीं भी खोदो 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और पानी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। परंतु यहाँ ये समझना जरूरी है कि लैंडस्लाइड जो होता है, उसका जो मलबा है वो बहुत पोरस होता है। उसमें जो चट्टानें होती हैं वो बहुत बड़ी चट्टानें भी हो सकती हैं, उसी के साथ बोल्डर हो सकते हैं, कॉबल्स हो सकते हैं, पेबल्स हो सकते हैं, सिल्ट हो सकती है, क्ले हो सकती है, सैंड हो सकती है। तो ये असॉर्टेड मटेरियल होता है जिसमें कि छिद्र स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जब वर्षा का पानी आता है तो इसके अंदर जमा होता है और धीरे धीरे रिसता है। इस प्रक्रिया में पानी इसके अंदर से होकर जब बहता है तो वो कई उपयुक्त स्थानों पर क्ले जमा करता है, जहां पे कुछ शेडो जोन्स हों, बड़े बोल्डर्स हों, उसके आसपास जमा कर सकता है और इससे एक इम्परवियस लेयर नीचे बन सकती है। और इस प्रकार जो ये लैंडस्लाइड मटेरियल है पुराना, इसमें बड़े प्रोडक्टिव, बड़े उत्पादक पर्ल्स वाटर टेबल्स मिल सकते हैं, मिलते हैं। और ये पर्ल्स वाटर टेबल्स जो हैं, लैंडस्लाइड का मटेरियल है ये, और इसके आसपास कई उत्पादक सोते होते हैं। वहां से कुछ धारे और गाढ़ गधेरे उत्पन्न हो सकते हैं और पीने योग्य पानी मिल सकता है। अब दूसरी बात हमने कही थी जमीन, सॉयल, खेती के लायक जमीन। तो सॉयल फॉर्मेशन में या उपजाऊ मिट्टी के बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। ये एक बायोमैकेनिकल प्रक्रिया है जिसमें कुछ जैविक प्रक्रियाएं हैं वो कार्य करती हैं, कुछ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, जिसके बाद मिट्टी पैदा होती है और इसमें लंबा समय लगता है। और जो लैंडस्लाइड की डेब्री है, ये इन बायोमैकेनिकल जो फोर्सेस लग रहे हैं जो मिट्टी पैदा करने वाले, उसको फैसिलिटेट करता है, उसमें तेजी लाता है। और जो पुराना लैंडस्लाइड है उसके ऊपर में, उसके अंदर मिट्टी बनने की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। इसलिए नीचे हमने बात की कि जो बड़ी नदियां हैं उसके आसपास टेरेसेस होती हैं। उसके अलावा पहाड़ों में हम जो भी खेती वाली जमीन देखते हैं वो पुराना लैंडस्लाइड है, जिसको कि यहाँ रहने वाले लोगों ने टेरेस करके या सीढ़ीदार स्वरूप देके खेती योग्य बनाया है। तो यहाँ हमने बात की पहाड़ों में लैंडस्लाइड पानी के लिए और खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियां देता है। और इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पहाड़ों में जितनी भी बसावटें हैं वो पुराने लैंडस्लाइड के आसपास बसी हुई है, क्योंकि वहां पे पानी भी है, खेती योग्य जमीन भी है, तो लोग वहां पर बसते थे। परंतु कितने लोग बसेंगे वो इस बात पे निर्भर करता था कि कितना पानी उपलब्ध है, कितनी जमीन उपलब्ध है। पानी और जमीन की उपलब्धता ने जनसंख्या को नियंत्रित किया या जनसंख्या की अपर लिमिट सेट कर दी कि इतने लोग ही यहाँ पे बस सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए यहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं है। परंतु अगर हम बसावट के प्रारूप की हमने बात की कि हमारे जितनी भी बसावटें हैं वो लैंडस्लाइड के समीप हैं, परंतु यहाँ रहने वाले जो लोग थे वो परंपरागत रूप से इन खेती वाली जमीनों के ऊपर या लैंडस्लाइड मटेरियल के एकदम ऊपर नहीं बसती थी। बसने के लिए वो अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचे स्थानों पर बसते थे, जहाँ पे ठोस चट्टान वाला इलाका हो वहां पर बसा करते थे। और ऐसे इलाकों में उनको लैंडस्लाइड और बाढ़ दोनों से ही सुरक्षा मिलती थी।
अगर आप ध्यान दें तो पहाड़ों में खेती की जमीन और पानी के जो स्रोत हैं वो या तो मिडिल स्लोप्स में होंगे या लोअर स्लोप्स में होंगे, परंतु जो लोग बसते थे वो अपर स्लोप्स में बसते थे और इसके कारण उनको एक तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती थी, ऊंचे स्थान से वो बड़े क्षेत्र पर नजर रख सकते थे कहाँ क्या हो रहा है। अगर कोई उनके प्रतिकूल गतिविधियां होती हैं तो ऊपरी क्षेत्र से वो अपनी सुरक्षा के लिए काफी प्रभावी कदम उठा सकते थे। उसी के साथ साथ उनको आपदाओं से, लैंडस्लाइड व बाढ़ दोनों से ही सुरक्षा ऊंचे स्थानों में मिलती थी। वो रोज खेती और पानी के लिए परिश्रम करते थे, चलते थे 2-4 किलोमीटर, परंतु अपनी सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते थे। तो यहाँ रहने वाले लोगों ने आराम के बनस्पत सुरक्षा को प्राथमिकता दी। दे प्रेफर्ड सेफ्टी ओवर कंफर्ट। वो हमारी तरह नहीं थे कि जहां सड़क देखी सड़क के पास बस गए, वो केवल सुरक्षित स्थानों पे बसते थे। तो हमारे पहाड़ों में जितने भी शहर, गांव, कस्बे हैं वो कहीं ना कहीं पुराने लैंडस्लाइड के करीब हैं। और दूसरी चीज आपने देखी होगी, यहाँ पर ज्यादातर जो बस्तियां हैं, बसावतें हैं, वो मेन रिवर के किनारे ना होकर उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे हैं। जो ट्रिब्यूटरी आ रही है, रेनफेड है, उसके दाएं बाएं उन स्लोप्स पे ज्यादा बसावते हैं जहां पर कि लैंडस्लाइड ने सीढ़ीदार खेत बनाने लायक स्थान दिया है, वहां पर बसावते हैं। मेन रिवर के किनारे ज्यादा गांव नहीं बसे हैं। तो हमने बात की किस प्रकार से यहाँ बसावटें बनी, किस प्रकार से मिट्टी पानी की उपलब्धता ने जनसंख्या का प्रारूप निर्धारित किया, जनसंख्या की सीमा निर्धारित की। परंतु समय के साथ कुछ स्थानों पर हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, तहसील हेडक्वार्टर हो, या फिर वहां पे विभिन्न कारणों से ज्यादा लोग आने लगे हों। वो टूरिज्म की वजह से हो सकता है, रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, दूसरी चीजें हो सकती हैं। वहां पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा, परंतु पानी व जमीन दोनों ही सीमित थे। तो हमने सीमित जमीन का मैक्सिमाइज करने के लिए दो काम किए। एक तो हमने ज्यादा लोग अकोमोडेट करने थे, इसलिए परंपरागत 2 मंजिला घरों को छोड़कर हम बहुमंजिला इमारतें बनाने लगे, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, जिसकी वजह से वहां पर एक तो लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा, जब जगह की कमी महसूस हुई और साथ ही कई बार जो सड़क थी वो नीचे नदी के पास, नदी के पैरेलल थी, तो सुविधा के लिए हम रोड की तरफ आए। पहले के समय में जो स्थान खेती के लिए केवल छोड़ा हुआ था, हमने उसके ऊपर बसना शुरू कर दिया। समय के साथ आबादी बढ़ी, पानी की आवश्यकता हुई, और लोग रहेंगे तो पानी उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी बन जाता है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी पानी उपलब्ध करवाने के लिए योजनाएं बनी। हमने किसी दूसरे वाटरशेड में कहीं दूर पानी टैप किया और उस पानी को कहीं ग्रेविटी से तो कहीं पंप करके जहां पर बसावट है वहां देना शुरू किया। इसके दो स्पष्ट प्रभाव हुए। एक तो पानी टैप करते समय हमने ज्यादातर स्थितियों में इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि जो ये पानी हम टैप कर रहे हैं उसका उस वाटरशेड के निचले स्थानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ज्यादातर स्थितियों में हमारे पानी टैप करने से उस वाटरशेड की हाइड्रोलॉजी पे अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और आप देखेंगे कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर से हमने जिस वाटरशेड से पानी हमने टैप किया, उस वाटरशेड में जो नीचे बसे गांव हैं, बसावते हैं, उनको पानी देने के लिए हमने कहीं और से पानी टैप किया और उसे पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की। उसी के साथ यहाँ पर कम पानी था, यहाँ हम बाहर से पानी ले आए। पानी ज्यादा आया क्योंकि ज्यादा लोग थे, पानी का ज्यादा उपयोग हुआ। घरों से, दूसरी जगहों से जो वेस्ट वाटर निकला उसकी मात्रा में वृद्धि हुई। इस वाटरशेड में पहले कम पानी आता था, कम पानी निकलता था, वेस्ट वाटर कम था, सीमित, परंतु अब जनसंख्या बढ़ी, वेस्ट वाटर ज्यादा निकलने लगा। और एक बात जो हम ध्यान देंगे कि पहाड़ों में हमने वेस्ट वाटर डिस्पोजल पे कतई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये मटेरियल जिसके ऊपर हम बसे हुए थे ये बड़ा पोरस था, इसमें पानी को जब्त करने की बहुत अच्छी क्षमता थी। तो थोड़ी देर बह के पानी जमीन के अंदर निकल जाता था। तो ज्यादातर स्थितियों में हमें ये लगा कि पानी के निस्तारण की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पानी अपने आप निकल जा रहा है। तो जहाँ पे बसावट थी, जहाँ पे लोग रह रहे थे, वहां पे हमने नाली वाली बनाई और उसके थोड़ी दूर जाके उसे ओपन में छोड़ दिया और वो पानी जमीन के अंदर जाता रहा। जमीन के अंदर पानी जाएगा और जितना ज्यादा पानी जाएगा वो अपने साथ कुछ सॉल्यूबल मटेरियल्स को, और जो मटेरियल हैं वो छोटे कण हो सकते हैं, सिल्ट हो सकती है, क्ले हो सकती है, कुछ सैंड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनके साथ अपने को बहा के ले जाता है। जियोलॉजी में जिसे पाइपिंग बोलते हैं, पाइपिंग ऑफ फाइल्स।
अगर फाइनल मटेरियल धीरे धीरे निकलना शुरू होता है तो कई स्थानों पर जमीन के नीचे खाली खोखला स्थान बन जाएगा। और अगर जहां पे खोखला स्थान बन गया उसके ऊपर अगर कवर कम है तो वो कोलैप्स होने की संभावना बन जाएगी। और यही पहाड़ों में होने वाले भूधसाव का मूल कारण है। अब जहां पर भूधसाव हो रहा है उसके ऊपर अगर संरचनाएं हैं तो जो ये भूधसाव है उसका जो डिस्ट्रेस है, उसके जो प्रभाव है वो संरचनाओं में भी दिखाई देंगे। कहीं क्रैक्स आएंगे, कहीं टूट जाएंगी। और यही सब जोशीमठ में भी हुआ। जो लोग जोशीमठ गए हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े शिलाखंड या बहुत बड़े बड़े बोल्डर, कई मीटरों, 10, 20, 30 मीटर और उससे भी ज्यादा बड़े बोल्डर्स उस लैंडस्लाइड मटेरियल में है। तो जिस जगहों पर बोल्डर्स बहुत बड़े थे, सॉइल कवर अपेक्षाकृत कम था, वहां पर तो क्षेत्र सुरक्षित रहा। परंतु जहां पर सॉइल कवर बोल्डर्स काफी नीचे में थे, सॉइल कवर था केवल, वहां से जो मटेरियल लीच आउट हुआ या पाइपिंग ऑफ फाइन्स हुई, उसकी वजह से अंदर खोखले स्थान बन गए और जिसके कोलैप्स होने से ऊपर डिस्ट्रेस उत्पन्न हो गया। तो ये तो रही पहाड़ों में भूधसाव क्यों होता है। आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जल निस्तारण पर ध्यान दें। जल निस्तारण एक पहाड़ों में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और हो सकता है जोशीमठ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग हो। एक समस्या का हमें एक छोर दिखाई दे रहा है और अगर हमने समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया तो कई और जोशीमठ हमारे सामने आ सकते हैं। इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जल निस्तारण पर ध्यान दें। आपके घर का पानी कहाँ जा रहा है इस बात पर ध्यान दें। अपने जन प्रतिनिधियों पर, आपकी जो नगर पालिका है, नगर निगम है या दूसरी पंचायत है, उसको जल निस्तारण व्यवस्था करने के लिए आग्रह करें। अपने जनप्रतिनिधियों पर इसके लिए दबाव बनाएं, क्योंकि आखिर अपने शहर, अपने कस्बे, अपने लोगों की सुरक्षा का दायित्व आप पर भी तो है। अगर आपको इस चैनल में बताई गई बातें अच्छी लग रही हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।